हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हरियाणा जुडिशरी का जो एग्ज़ाम है वो लाइंड अप है एंड जैसे ही कोविड की सिचुएशन थोड़ा और कंट्रोल में आएगी वैसे ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। अपनी एक प्रीवियस वीडियो में स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते समय मैंने एक बात कही थी कि जो मेजर एक्ट्स होते हैं कवरिंग योर सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, इन सभी एक्ट्स को प्रिपेयर करना स्टूडेंट्स के लिए उतना हार्ड नहीं होता है, उतना डिफिकल्ट नहीं होता है एंड सभी स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स ले आते हैं बिकॉज ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मोस्टली सभी स्टेट जुडिशरीज में पूछे जाते हैं। बट जब हम बात करते हैं अबाउट द माइनर एक्ट्स एंड स्पेसिफिकली माइनर एक्ट्स में भी अगर हम बात करें अबाउट द लोकल लॉज, तो लोकल लॉज में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट। सो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हरियाणा का ये लोकल लॉ। बट किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस लेजिस्लेशन को, उस एक्ट को किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया। कुछ ना कुछ उसके पीछे नीड रही होगी, कोई ऑब्जेक्टिव रहा होगा जिस वजह से उस लेजिस्लेशन को लाया गया। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस एक्ट का जो नाम है, नाम क्या है? हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट। मार्क दीज वर्ड्स, कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट। सो ये जो एक्ट है ये क्या करता है? ये करता है कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन। एविक्शन और रेंट को कंट्रोल करता है। अगर आप बहुत प्रैक्टिकली समझें एंड दिस इज रियली अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कि आप अपने आसपास अगर देखें तो हम कई बार ये चीज देखते हैं कि जो लैंडलॉर्ड हैं वो क्या करते हैं, टीनेंट को बिना किसी प्रॉपर नोटिस के उन्हें या तो निकाल देते हैं, उन्हें एविक्ट कर देते हैं, या बिना कोई प्रॉपर नोटिस दिए, बिना प्रॉपर रीजंस दिए जो रेंट है उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो टीनेंट है उनके पास कुछ ना कुछ रेमेडी तो अवेलेबल होनी चाहिए। सो द रेमेडी इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट एंड बेसिकली ये जो एक्ट है ये लैंडलॉर्ड को और टीनेंट को दोनों को ही कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड उनके जो रिलेशंस हैं उन रिलेशंस को प्रॉपरली मेंटेन करता है। बाकी हम इस एक्ट में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी अथॉरिटीज होती हैं जिसके पास आप अप्रोच कर सकते हैं, इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या है, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे थ्रू हैंड रिटन नोट्स। मैं आपको साथ के साथ ये भी बताऊंगी कि किसी भी एक्ट को पढ़ते समय आप किस तरह से नोट्स बनाएं एंड नोट्स जो हैं आपके वो बहुत ही कंसाइज होने चाहिए सो दैट आपको इजी रहे कि ताकि जब आप बाद में रिवाइज करें तो आप उन कंसाइज नोट्स के थ्रू बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस एक्ट। अब हम इस एक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी एक्ट को पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले आप देखें कि उस एक्ट का नाम क्या है, एक्ट नंबर क्या है, उसे असेंट कब मिली, कब वो पब्लिश हुआ, कब एनफोर्स हुआ, उसमें कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, शेड्यूल्स हैं। इन सब बातों को आप क्या करें, नोट्स बनाते समय सबसे फर्स्ट जो आपका पेज होता है उस पर आप इन बातों को मेंशन करें सो दैट जब भी आप उस एक्ट को दोबारा से पढ़ें आप फिर से इन चीज़ों को रिकॉल करें। बिकॉज ये बहुत छोटी बातें होती हैं कि आपसे एक्ट नंबर पूछ लिया, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम के टाइम एक्ट नंबर और ऐसी चीज़ें याद नहीं आई तो वो आपके मार्क्स कम कर देगी। ओके, सो हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट, दिस इज़ एक्ट नंबर 11 ऑफ 1973। असेंट मिली इसको 25 अप्रैल को एंड ये ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ ऑन 27 अप्रैल। जो इसका प्रियम्बल है वो क्या कहता है कि एन एक्ट टू कंट्रोल द इंक्रीज ऑफ रेंट
of certain buildings and rented land which is situated within the limits of urban areas. किसी भी एक्ट का जो प्रियम्बल होता है वो हमें बताता है कि उस एक्ट को लाने के पीछे क्या रीज़न है, उस एक्ट की नीड क्यों है एंड क्या ऑब्जेक्टिव है जिसलिए वो एक्ट लाया गया है। तो प्रियम्बल पढ़कर आप ये पता लगा सकते हैं कि वो एक्ट क्या कहना चाहता है, या आप जब उस एक्ट को आगे पढ़ेंगे, जब आप सेक्शंस को और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि अच्छा ये एक्ट इस पर्पस से लाया गया है। इट मीन्स कि ये सेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं ये इस चीज़ को डील करता है। तो आप प्रियम्बल के थ्रू आइडिया लगाएं। सबसे पहले अपने माइंड में इस बात को क्लियर रखें कि जो भी लेजिस्लेशन आप पढ़ रहे हैं वो क्यों लाई गई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रियम्बल कहता है कि ये जो एक्ट है ये इसलिए लाया गया ताकि कंट्रोल किया जा सके इंक्रीज़ ऑफ रेंट को, कि ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति को जो है लैंड रेंट पर दिया गया एंड उसके बाद मनमाने तरीके से रेंट को बढ़ा दिया गया, या फिर ऐसा ना हो कि उसे बिना कोई प्रॉपर नोटिस के, बिना प्रॉपर रीजंस दिए उसको एविक्ट कर दिया जाए, उसको लैंड से निकाल दिया जाए। ताकि ऐसी चीज़ें ना हो इसलिए ये एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। अब हम देखते हैं कि इस एक्ट में टोटल 24 सेक्शंस हैं और एक शेड्यूल है। सेक्शन 1 किसी भी एक्ट का सेम ही होता है, दैट इज़ शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, जो कि हमें बताता है कि उस एक्ट का टाइटल क्या है। टाइटल तो हमने पढ़ ही लिया। अब बात करते हैं इसके एक्सटेंट की, कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। सो दिस एक्ट अप्लाइज, देखिए मैंने क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 मेंशन करी हैं। हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हम पढ़ेंगे। जब आप ये वीडियो देखें तो आप क्या करें, अपने बेयर एक्ट को भी ओपन करके रखें एंड जो भी बातें मैं बता रही हूँ उन चीज़ों को बेयर एक्ट में टिक करते रहें, सो दैट आपको बाद में ईजी रहे कि यहाँ से अच्छा ये क्वेश्चन बन सकता है। जहाँ भी मैं कहूँगी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहाँ पर आप P मेंशन कर लें फॉर प्रीलिम्स, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ओके, तो अब हम बात करते हैं अबाउट सेक्शन 1 का जो क्लॉज 1 है दैट इज़ नथिंग, वो बताता है केवल इसके शॉर्ट टाइटल को। सेकेंड में हम बात करते हैं अबाउट द एक्सटेंट ऑफ दिस एक्ट, तो इट अप्लाइज टू ऑल द अर्बन एरियाज इन हरियाणा। देखिए ये भी बहुत इजी बात है क्योंकि इसका नाम ही हरियाणा अर्बन रेंट एंड कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट है, इसीलिए ये केवल अर्बन एरियाज पर अप्लाई होता है। लेकिन जहाँ भी कोई एक्सेप्शन जुड़ जाता है वहाँ से क्वेश्चन बनता है। जनरल रूल से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जो एक्सेप्शंस होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर लिखा है बट नॉट टू कैंटोनमेंट एरियाज, तो आप ये मार्क करें अपने बेयर एक्ट में कि दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द कैंटोनमेंट एरियाज। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कैंटोनमेंट एरियाज पर अप्लाई नहीं होता। थर्ड क्लॉज कहती है कि नॉट टू एनी बिल्डिंग्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच वॉज कंप्लीटेड ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कंप्लीशन। ये एक्ट उन बिल्डिंग्स पर अप्लाई नहीं होता जिनका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हुआ है 10 सालों के अंदर, मतलब 10 years के अंदर। तो यहाँ पर जो 10 years लिखा गया है यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने ईयर्स, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि 5 years 4 years इस तरह से करके, तो आपको लिखना होगा, मतलब टिक करना होगा 10 years। तो 10 years वाली बात सिंपल ये कहती है कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि जब ये एक्ट कमेंस हुआ, तो कमेंस कब से हुआ, देखिए पढ़ा था हमने कि पब्लिश हुआ ऑफिशियल गजट में 27 अप्रैल को, यानी कि ये 27 अप्रैल से कमेंसमेंट डेट है इसकी। तो जब ये कमेंस हुआ, इसके कमेंसमेंट के बाद अगर किसी भी बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है वो उस समय चल रहा था, तो अगर उसका कंस्ट्रक्शन 10 years के अंदर कंप्लीट होता है तो 10 सालों तक ये एक्ट उस बिल्डिंग पर अप्लाई नहीं होगा। ओके, नाउ सेकेंड सेक्शन इज अबाउट डेफिनेशंस।
डेफिनेशन क्लॉज जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं, डेफिनेशंस वाला सेक्शन वहाँ से, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे आपसे पूछा जाएगा बिल्डिंग कहाँ डिफाइंड है 2A, कंट्रोलर कहाँ डिफाइन है 2B, लैंडलॉर्ड कहाँ डिफाइन है 2C। तो ये तो सिंपल क्रैम करने वाले क्वेश्चंस हुए कि जो कि आपको रॉट लर्निंग करनी होगी। बट इनका अगर मीनिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कंट्रोलर का क्या मतलब है, तो उसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना होगा। तो पहले आप क्या करें, सिर्फ याद करें कि क्या डेफिनेशन है और वो कहाँ डिफाइन है, मतलब क्या वर्ड कहाँ पर डिफाइन किया गया है। बिल्डिंग इज़ डिफाइंड इन 2A, कंट्रोलर इज़ डिफाइंड इन 2B, लैंडलॉर्ड इज़ डिफाइंड इन 2C। इस तरह से अगर 4-5 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। ठीक है, 1-2 बार में याद नहीं होगा, 4-5 बार में भी शायद याद ना हो, पर आप क्या करें, जब भी आप हरियाणा के इस एक्ट को पढ़ें, सपोज़ आपने आज 5 सेक्शंस पढ़े, उसके बाद आपने कल आप 6 सेक्शन से शुरू करेंगे, तो जब आप सेक्शन 6 से शुरू करें तो उससे पहले आप क्या करें, एक बार फिर से सेक्शन 2 देखें और इन डेफिनेशंस को रिवाइज़ करें। तो जब आप बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे तो आपको याद होने लगेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि 2A जो है वो क्या कहता है। 2A बताता है अबाउट बिल्डिंग। बिल्डिंग का क्या मतलब है। बिल्डिंग मीन्स एनी बिल्डिंग और अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग विच इज़ लेट फॉर एनी पर्पज़ वेदर बीइंग एक्चुअली यूज्ड फॉर दैट पर्पज़ और नॉट। बिल्डिंग का मतलब है कोई ऐसी बिल्डिंग या कोई ऐसा बिल्डिंग का पार्ट जो कि लेट आउट की गई है किसी पर्पस के लिए, भले ही वो उस पर्पस के लिए यूज़ की जा रही हो या ना यूज़ की जा रही हो। ठीक है, मतलब मैंने आपको बिल्डिंग दी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, लेकिन आपने क्या करा, उसमें कुछ और काम करने लगे, कोई आपने शॉप खोल ली, तो भले ही वो बिल्डिंग जो है लेट तो की गई किसी एक पर्पस के लिए, लेकिन उसको एक्चुअली यूज़ किया जा रहा है किसी और पर्पस के लिए, तब भी वो बिल्डिंग तो बिल्डिंग ही रहेगी ना। ओके, एंड इट इंक्लूड्स एनी लैंड, गोडाउन, आउटहाउस, गार्डन्स, लॉन्स, वेल और टैंक्स विच आर अपरटेनेंट टू सच बिल्डिंग। यानी कि उस बिल्डिंग के अपरटेनेंट, उससे रिलेटेड, उसी से साथ जुड़े हुए अगर कोई गोडाउन है, कोई अदर लैंड है, आउट हाउस है, तो ये सब चीज़ें भी उसी बिल्डिंग का पार्ट मानी जाएंगी। फर्दर यहाँ पर लिखा है फर्नीचर्स विच आर लेट देयर विद, और जो फर्नीचर है उस बिल्डिंग में वो भी उसी का पार्ट माना जाएगा। या कोई फिटिंग्स हैं, फिटिंग्स से मतलब होता है जैसे फ़ैन हो गया आपका, तो दैट इज़ अटैच टू द बिल्डिंग। तो ये जो फिटिंग्स हैं या फिर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह होते हैं, दीज आर ऑल कवर्ड इन फिटिंग्स। और एनी मशीनरी विच इज़ इंस्टॉल्ड इन द बिल्डिंग, या फिर उस बिल्डिंग के अंदर अगर कोई मशीनरी इंस्टॉल्ड है, तो बेसिकली मशीनरी भी उस तरह की जो कि उससे अटैच्ड है, उस बिल्डिंग से अटैच्ड है, तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ दैट बिल्डिंग। ठीक है, अब अभी तक हमने क्या पढ़ा कि बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब ये बहुत सिंपल जनरल बेसिक बातें हैं, यहाँ तो मुझे नहीं लगता आपको कोई कन्फ्यूजन भी होगी, क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ें हैं। जैसा कि आप बिल्डिंग के बारे में सबको पता है कि बिल्डिंग क्या होती है। बिल्डिंग का मतलब है कोई भी लैंड हो गया, गार्डन हो गया, उससे रिलेटेड जो फर्नीचर है और कोई फिटिंग्स उसके अंदर हैं या फिर कोई मशीनरी अटैच्ड है, ये सब बिल्डिंग में आती हैं। लेकिन फिर से वही बात कि क्वेश्चन जनरल उससे नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा जहाँ भी एक्सेप्शन होगा। तो एक्सेप्शन यहाँ पर क्या है कि इट डज नॉट इंक्लूड, बिल्डिंग डज नॉट इंक्लूड एनी होटल, हॉस्टल और बोर्डिंग हाउस। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या क्या चीज़ें बिल्डिंग की डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है। तो कोई भी होटल, हॉस्टल और बोर्डिंग हाउस बिल्डिंग की डेफिनेशन में नहीं आता। अब हम बात करते हैं अबाउट 2 क्लॉज B, दैट इज कंट्रोलर। ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि जब भी हम इस एक्ट में किसी अथॉरिटी की बात करेंगे तो हम बात करेंगे अबाउट कंट्रोलर। तो कंट्रोलर का क्या मतलब है। कंट्रोलर मीन्स एनी पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि कंट्रोलर को अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर, क्या करने के लिए, कंट्रोलर वाले फंक्शंस
परफॉर्म करने के लिए। सिंपल क्वेश्चन यहाँ से आप याद रखें बनेगा कि कंट्रोलर को अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। 2 clause C is landlord. Landlord means any person for the time being entitled to receive rent. लैंडलॉर्ड का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि एंटाइटल्ड है टू रिसीव रेंट, रेंट को रिसीव करने के लिए। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी ट्रस्टी, गार्जियन, रिसीवर, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब भी लैंडलॉर्ड के डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। And further, it also includes any person or any tenant who sublet any building or rented land and every person who is deriving title under landlord. तो लैंडलॉर्ड की जो डेफिनेशन है वो बहुत यहाँ पर वाइड डेफिनेशन दी गई है कि लैंडलॉर्ड का मतलब सिर्फ उस व्यक्ति से नहीं है जिसने कि अपना जो लैंड है उसको रेंट पर दिया, बल्कि लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में हर वो पर्सन इंक्लूडेड है जो कि एंटाइटल्ड है रेंट को रिसीव करने के लिए। अगर मेरा अधिकार है कि मैं उस लैंड से रेंट रिसीव कर सकती हूँ तो मैं भी लैंडलॉर्ड हूँ। प्लस मेरा कोई ट्रस्टी, मेरे गार्जियन या मैंने किसी को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया कि सपोज़ मेरे पास बहुत सारा लैंड है, मैं हर जगह जाके खुद से रेंट जो है वो कलेक्ट नहीं कर सकती, तो इसलिए मैंने क्या किया, किसी और पर्सन को अपना एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया कि तुम जाना और रेंट कलेक्ट करके ले आना और मुझे दे देना। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है उसको भी लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। और एनी रिसीवर हु इज़ अपॉइंटेड बाय कोर्ट, वो भी लैंडलॉर्ड में इंक्लूड होता है। एंड अगर कोई ऐसा टेनेंट है जो कि सबलेट कर देता है बिल्डिंग को, तो वो भी लैंडलॉर्ड के डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। अब हम बात करते हैं अबाउट 2 clause D, दैट इज नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग का क्या मतलब है? देखिए, जो वर्ड है वही अपने आप में क्लियर है कि नॉन रेजिडेंशियल, यानी कि एक ऐसी बिल्डिंग जो कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं की जा रही है, यानी कि आप उसमें पर्सनली मतलब रह नहीं रहे हैं, उसे किसी अन्य पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग मीन्स एनी सच बिल्डिंग विच इज़ यूज्ड मेनली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और ट्रेड। कोई ऐसी बिल्डिंग जिसको यूज़ किया जा रहा है बिजनेस या ट्रेड पर्पस के लिए। ठीक है, नॉन रेजिडेंशियल टर्म से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसी बिल्डिंग जिसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा, बल्कि आप उसे यूज़ कर रहे हैं ट्रेड पर्पस के लिए या फिर बिजनेस करने के लिए, या फिर पार्टली फॉर ट्रेड और बिजनेस एंड पार्टली फॉर रेजिडेंस। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था कि आपको मतलब आपने क्या किया, कोई लैंड रेंट पर लिया, आप थोड़े से उसके हिस्से में रह रहे हैं और कुछ हिस्से में आपने क्या किया, एक कोई शॉप खोल ली, तो पार्टली आपने ट्रेड के लिए यूज़ करा और पार्टली आप रेजिडेंशियल पर्पस के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं। बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द पर्सन कैरिंग ऑन द ट्रेड और बिजनेस रिसाइड्स इन दैट बिल्डिंग। ये भी कंडीशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है कि जो वो पर्सन है जो कि बिजनेस और ट्रेड कर रहा है वो खुद ही उस बिल्डिंग में रह रहा हो। ये नहीं कि आपने क्या किया, आधी बिल्डिंग में खुद रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं और बची हुई बिल्डिंग में कोई बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन आप खुद नहीं कर रहे, किसी और से कोई बिजनेस करा रहे हैं, तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नॉन रेजिडेंशियल। ठीक है, तो नॉन रेजिडेंशियल का मतलब है ट्रेड के पर्पस के लिए यूज़ करना। अब हम पढ़ते हैं 2E दैट इज़ प्रिस्क्राइब्ड। 2E में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। 2F इज़ रेंटेड लैंड। रेंटेड लैंड का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा लैंड जिसे कि लेट आउट किया गया है सेपरेटली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और ट्रेड। बार बार हम यही पढ़ेंगे कि बिजनेस और ट्रेड पर्पस के लिए उसको रेंट पर दिया गया है। 2 clause G। 2G क्या कहता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अभी हमने पढ़ा था नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग 2D में, अब हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल बिल्डिंग 2 clause G के अंदर।
तो 2 क्लॉज डी का कहता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल बिल्डिंग का मतलब है कोई ऐसी बिल्डिंग विच इज़ नॉट अ नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। दिस इज़ एज सिंपल एज इट इज़ कि जैसे 2D में बताया नॉन रेजिडेंशियल, 2G में कहा है इन्होंने कि रेजिडेंशियल का मतलब है वो बिल्डिंग जो कि नॉन रेजिडेंशियल नहीं है। नाउ 2H इज़ टीनेंट। टीनेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज पूरा जो ये एक्ट है ये टीनेंट को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए है। तो टीनेंट मीन्स एनी पर्सन बाय और ओन हुज बिहाफ द रेंट इज़ पेएबल। जैसा कि हमने लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में देखा कि लैंडलॉर्ड का मतलब है वो पर्सन जो कि रेंट को कलेक्ट करेगा। इसका अपोजिट देखें तो टीनेंट का मतलब है वो पर्सन जिसकी ये ड्यूटी है कि वो रेंट पे करे। एंड टीनेंट इंक्लूड्स टीनेंट continuing in possession after the termination of tenancy। यानी कि आपकी जो टीनेंसी थी वो ख़त्म हो गई, उसके बाद भी आप उस लैंड के पोजेशन में हैं तो भी आप टीनेंट ही कहलाए जाएंगे। सपोज़ आपने जो लैंड है वो 3 साल के लिए रेंट पर लिया था, 3 साल ख़त्म हो गए, स्टिल आपने क्या किया, आप अभी भी उसमें रह रहे हैं, आपने लैंड खाली नहीं किया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आप तभी भी टीनेंट ही काउंट किए जाएंगे एंड आपकी ड्यूटी होगी कि आप रेंट पे करें। एंड टीनेंट ऑल्सो इंक्लूड हिज एयर्स एज पर द शेड्यूल। जैसा कि शेड्यूल में मेंशन किया गया है, अपॉन द डेथ ऑफ द टीनेंट जो भी उसके एयर्स होंगे वो भी सब टीनेंट के अंदर इंक्लूड होंगे। अब देखिए, अगर आप बैरेक्ट से पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन दी गई है, बट पूरी डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्या इम्पॉर्टेंट है, मेरा पर्पस सिर्फ आपको ये बताना है कि आप क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। नाउ नेक्स्ट इज 2I। 2I इज़ अर्बन एरिया। अर्बन एरिया का मतलब है कोई भी ऐसा एरिया विच इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय म्यूनिसिपल कमेटी। अब देखिए, हमने इस एक्ट का जो नाम था वहीं पर देखा था कि हरियाणा अर्बन। सो अर्बन का क्या मतलब है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ये एक्ट यहाँ अप्लाई होगा। तो अर्बन एरिया का मतलब है एनी एरिया विच इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय म्यूनिसिपल कमेटी, जो कि म्यूनिसिपल कमेटी के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाएगा। ऑल्सो नोटिफाइड एरिया कमेटी। फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या जो फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो अर्बन एरिया की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता। प्लस एनी अदर एरिया विच इज़ डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन टू बी एन अर्बन एरिया। कोई ऐसा एरिया जिसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि यह भी अर्बन एरिया है, तो वो भी अर्बन एरिया के डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। तो हमने सेक्शन 2 में बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी, सारी डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्टिल आप ये ज़रूर याद रखें कि किस चीज़ की डेफिनेशन कहाँ पर दी गई है, बिल्डिंग कहाँ डिफाइन है, कंट्रोलर कहाँ डिफाइन है, रिपीटेडली इसको रिवाइज करते रहें। नाउ सेक्शन 3। सेक्शन 3 कहता है अबाउट एग्जेम्पशंस। यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा कि एग्जेम्पशन देने की पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एनी पर्टिकुलर बिल्डिंग और रेंटेड लैंड। अगर किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी रेंटेड लैंड को एग्जेम्प्ट करना है, यानी कि उसको छूट देनी है कि उस बिल्डिंग के ऊपर या उस लैंड के ऊपर ये जो एक्ट है ये अप्लाई ना हो, तो ये करने की पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट इस तरह से एग्जेम्पशंस लगा सकता है। नाउ सेक्शन 4। सेक्शन 4 इज डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट। किस तरह से रेंट को डिटरमिन किया जाएगा। फेयर रेंट को डिटरमिन करने की पावर है किसके पास, कंट्रोलर के पास। द कंट्रोलर शैल ऑन द एप्लीकेशन बाय टीनेंट। कंट्रोलर फेयर रेंट को डिटरमिन करेगा, लेकिन कैसे करेगा, ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय टीनेंट। अगर टीनेंट जो है वो जाता है कंट्रोलर के पास, एक एप्लीकेशन लगाता है कि जो मुझसे रेंट लिया जा रहा है वो बहुत अनफेयर है, बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कंट्रोलर क्या करेगा, फेयर रेंट को डिटरमिन करेगा।
कि तुमसे इतना रेंट लिया जाना चाहिए। एंड सच फेयर रेंट शैल बी ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, और जो भी फेयर रेंट डिटरमिन किया जाएगा कलेक्टर के द्वारा वो अप्लाई होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की डेट से ही वो अप्लाई होने लगेगा। तो यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन बनेगा वो यही कि फेयर रेंट को डिटरमिन करने की पावर किसके पास है, कंट्रोलर के पास ये पावर है। सेकेंड इज, लेकिन कंट्रोलर, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कंट्रोलर जो है इस फेयर रेंट को कैसे डिटरमिन करेगा। देखिए, कंट्रोलर टू डिटरमिन द बेसिक रेंट, कंट्रोलर डिटरमिन करेगा बेसिक रेंट को किस तरह से। यहाँ पर अब बाइफर्केट करेंगे दो चीज़ों में। पहले तो आप सबसे पहले ये डेट याद रखें, दैट इज 31 दिसंबर 1961। In case of building, the construction of which completed on or before 31 दिसंबर 1961, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स जिनका जो कंस्ट्रक्शन है वो 31 दिसंबर 1961 से पहले या उस दिन तक अगर कंप्लीट हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में रेंट प्रिवेलिंग इन द लोकेलिटी फॉर सिमिलर बिल्डिंग और सिमिलर रेंटेड लैंड out to a new tenant during year 1962। तो 31 दिसंबर 1961 को अगर किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है तो उस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में कितना रेंट लिया जाएगा, उतना रेंट लिया जाएगा जितना कि ऐसी ही सिमिलर किसी बिल्डिंग से लिया जा रहा होगा। बट in case of the building construction of which is completed after 31 दिसंबर 1961, कुछ ऐसी बिल्डिंग जिसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 31 दिसंबर 1961 के बाद अगर कंप्लीट हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में कितना रेंट लिया जाएगा, रेंट एज एग्रीड अपॉन बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट प्रिसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अगर टीनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच कोई रेंट एग्री किया गया है तो एग्रीड रेंट, और इफ़ नो रेंट इज़ एग्रीड या फिर कोई एग्रीमेंट उनके बीच में नहीं हुआ, कुछ रेंट के बारे में बातचीत नहीं हुई, देन ऑन द बेसिस ऑफ द रेंट प्रिवेलिंग इन लोकेलिटी। ये सिमिलर इसके जैसा ही है जो हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। बस आपको एक्स्ट्रा क्या याद रखना है, ये चीज़ कि अगर टीनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में कोई रेंट एग्री हुआ है तो वो एग्रीड रेंट ही एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट वी कम टू थर्ड पॉइंट, दैट इज कंट्रोलर में अलाउ इंक्रीज और डिक्रीज ऑन द बेसिक रेंट नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ द राइज और फॉल इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। अब कई बार क्या होता है कि जो लैंडलॉर्ड है वो रेंट को इंक्रीज कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर क्या बताया गया है कि कंट्रोलर जो है वो अलाउ कर सकता है कि ठीक है आप रेंट इंक्रीज़ कर दीजिए, बट नॉट एक्सीडिंग 25%, कि लेकिन आप 25% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते ऑफ द राइज और फॉल इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस सिंस द डेट एग्रीड। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेगा कितना परसेंट, 25%। फोर्थ आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप सीधा फिफ्थ हम क्लॉज पढ़ेंगे कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट द कंट्रोलर मे फिक्स द फेयर रेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज अराइव्ड एट बिटवीन द पार्टीज, कि कंट्रोलर जो है वो फेयर रेंट को फिक्स कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे बिटवीन द पार्टीज टू द प्रोसीडिंग्स। पार्टीज कौन हुई, टीनेंट एंड योर लैंडलॉर्ड। तो अगर टीनेंट और लैंडलॉर्ड मिलकर के कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो उस कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पर भी कंट्रोलर रेंट फिक्स कर सकता है, एंड सच रेंट शैल बी बाइंडिंग ओनली बिटवीन द पार्टीज एंड देयर एयर्स। और अगर उनके बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, उस कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पे कंट्रोलर ने रेंट फिक्स कर दिया, तो वो जो रेंट होगा वो लैंडलॉर्ड और टीनेंट के ऊपर बाइंडिंग नेचर का होगा। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 5,
सेक्शन 5 कहता है कि रिवीजन इन फेयर रेंट इन सर्टेन केसेस, जो फेयर रेंट है उसको रिवाइज किया जा सकता है। अभी तो हमने सेक्शन 4 में पढ़ा कि किस तरह से कंट्रोलर फेयर रेंट को डिटरमिन करेगा। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो फेयर रेंट डिटरमिन किया गया है उसको भी रिवाइज किया जा सकता है। पर किस तरह से रिवाइज किया जा सकता है? When the fair rent of a building or rented land has been fixed under section 4, अगर कोई फेयर रेंट जो है वो फिक्स किया गया है एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4, देन नो फर्दर इंक्रीज और डिक्रीज इन इट फॉर 5 years। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि फर्दर कोई इंक्रीज नहीं कर सकते, डिक्रीज नहीं कर सकते, कितने टाइम तक? 5 सालों तक। 5 साल तक उस फेयर रेंट में ना कोई बढ़ोतरी की जाएगी, ना ही उसे कम किया जाएगा। अगर कंट्रोलर ने फेयर रेंट जो है वो डिसाइड कर दिया सेक्शन 4 के द्वारा, तो ना ही कोई रेंट इंक्रीज किया जाएगा, ना ही उसे कम किया जाएगा 5 सालों तक। बट इसका भी एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है, दैट इज प्रोवाइडेड an increase may be allowed where any additions, alterations, improvements etc. carried out at the expense of landlord। यदि कोई alterations, improvements वगैरह की गई हैं लैंडलॉर्ड के द्वारा, तो लैंडलॉर्ड रेंट बढ़ा सकता है। कि सपोज़ जो लैंड रेंट पर दिया गया था वो उसकी स्थिति बहुत बेकार थी, उसमें कुछ ना कुछ रिपेयरिंग की ज़रूरत थी, और लैंडलॉर्ड क्या करता है अपने एक्सपेंस पर रिपेयरिंग करा देता है, या अन्य कोई इम्प्रूवमेंट्स जो है वो उसके अंदर करा देता है बिल्डिंग में। तो ऐसे इम्प्रूवमेंट्स के लिए लैंडलॉर्ड पैसे बढ़ा सकता है, वो रेंट को बढ़ा सकता है। सेकेंड पॉइंट यहीं पर आता है कि डिक्रीज में भी अलाउड वेयर देयर इज़ एनी डिक्रीज इन एकोमोडेशन और एमिनिटीज़, या अगर जो वह एकोमोडेशन है उसमें कुछ ना कुछ गिरावट होती है तो रेंट को कम भी किया जा सकता है। ओके, नाउ सेकेंड क्लॉज इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट इन रिगार्ड टू एनी इंक्रीज और डिक्रीज अंडर दिस सेक्शन शैल बी डिसाइडेड बाय द कंट्रोलर। यहाँ पर आप याद रखेंगे वर्ड कंट्रोलर, कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होती है रिगार्डिंग टू द इंक्रीज, मे बी आपको समझ नहीं आ रहा हो, दिस सिंबल इज़ फॉर इंक्रीज एंड दिस सिंबल इज़ फॉर डिक्रीज। ओके, तो अगर कोई भी डिस्प्यूट जो है वो अराइज होती है रिगार्डिंग द इंक्रीज इन रेंट और रिगार्डिंग द डिक्रीज इन रेंट, देन इट शैल बी डिसाइडेड बाय द कंट्रोलर। उसको कौन डिसाइड करेगा? कंट्रोलर डिसाइड करेगा, कंट्रोलर की अथॉरिटी होगी। सो होप द सेक्शन 1 to 5 आर क्लियर नाउ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। इफ़ यू गाइज वांट PDF ऑफ दिस वीडियो, देन यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।